हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नियमित रूप से और डेली रूटीन से आप लोग पढ़ रहे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का, बीएड सेकेंड ईयर का, वो 6 अगस्त से 13 अगस्त तक है। उसके बाद ही प्रैक्टिकल्स होंगे। लेकिन जो आपके पेपर हैं ये 4 पेपर होंगे इस बार, और वैसे 6 पेपर होते हैं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार जो कानपुर यूनिवर्सिटी उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो पीडीएफ्स और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। उसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ से जो नोट्स या बुक्स जो भी मिल पा रहा है उसको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, ना ही कोई इससे हम कुछ अर्न करते हैं। तो इसीलिए बस एक हेल्प है आप लोगों के लिए कि जो जितनी भी हेल्प हम लोग कर पाएँ, बीइंग टीचर की तरह जितनी भी हेल्प आप लोगों की हो सके उतनी हो जाए, आप लोग एग्ज़ाम्स में फ़ेल ना हो। क्योंकि अचानक से पैटर्न चेंज हुआ है तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो हम आपके सामने खुला हुआ है ये पेपर फर्स्ट का है। ठीक है। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, उसको मैंने स्कैन कर लिया है और उसको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। मैं इंग्लिश में भी बोलता जाऊँगा। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में अवेलेबल हो नहीं पाया है तो इसीलिए हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप नीचे उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए। आपको इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी आपको समझना हो बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो संबंधित है, मतलब पुराने टाइम की जो शिक्षा थी वो किससे संबंधित थी। तो वैदिक कालीन, तो इससे आप वैदिक मतलब वेद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, वेदों से। ठीक है। देखिए ऑप्शन हम वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होगा। ठीक है। वैदिक कालीन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वेदों से ही होगा। ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षण विधा थी। शिक्षण विधा का मतलब शिक्षण मतलब शिक्षा ग्रहण करने का तरीका। ठीक है। शिक्षण विधा करने का तरीका क्या था, मतलब किस पे केंद्रित थी, तो वो थी शिक्षक केंद्रित। ठीक है। मतलब प्राचीन काल में गुरुकुलों में जो शिक्षण विधा थी शिक्षण केंद्रित थी, मतलब शिक्षक के द्वारा ही, मतलब जो वहाँ के जो बच्चे होते थे उनको शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए उनको शिक्षक, क्योंकि वहाँ पे तब बुक्स नहीं थी तो इसलिए पुस्तक कोई सीन ही नहीं होता है। बाल केंद्रित थी, ये भी नहीं होता है क्योंकि बालक शिक्षा नहीं देंगे ना। पाठ्यक्रम केंद्रित हो, ये भी नहीं था। मतलब शिक्षक केंद्रित थी इसलिए क्योंकि शिक्षकों के द्वारा वहाँ पे तब शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद है वैदिक शिक्षा। देखिए ऊपर का क्वेश्चन, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, शिक्षक मतलब देखिए तब के टाइम में लिखने वाला कुछ नहीं होता था, ना कोई किताब होती थी। तो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता था, वो बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाते थे, वो बच्चे दूसरे बच्चों को, मतलब जो शिक्षक बनता था उसमें वो दूसरों को, मतलब उस टाइम कोई बुक नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पे शिक्षक केंद्रित थी, ना कि पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित या पाठ्य पुस्तक संबंधित। ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित, शिक्षण विधा जो थी प्राचीन काल में गुरुकुलों की, वो क्या थी, शिक्षण केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो उसका आंसर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, गलत कराएंगे। हालांकि 100 में से आपको 75 ही करने हैं, आपके पास 25 का प्लस पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको फिर भी जितने ज़्यादा नंबर लेके आएंगे उतनी ही अच्छी आपकी मेरिट होगी सुपर टेट में जब आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ठीक है। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, या फिर प्रवज्जा संस्कार, या फिर बिस्मिल्लाह संस्कार। देखिए बिस्मिल्लाह संस्कार तो आई थिंक मुस्लिमों में होता है। ठीक है। जो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वो था उपनयन संस्कार। ठीक है। उपसंपदा संस्कार और प्रवज्जा संस्कार ये अन्य में है। फिर है उपनयन का अर्थ क्या था। देखिए उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना। ठीक है। नयन करना नहीं होता है, न जाना होता है, न संस्कार होता है। मतलब उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना, मतलब शिक्षा के पास में ले जाना, वैदिक शिक्षा के पास में ले जाना। ठीक है। फिर है वेदों में प्रथम वेद कौन सा था। तो वेदों में प्रथम वेद था ऋग्वेद। फिर है वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी। तो शिक्षा की व्यवस्था वैदिक युग में की गई थी 2 स्तरों पर। नेक्स्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन आदर्श पर आधारित थी। मतलब जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी वो किस जीवन आदर्श पर आधारित थी। तो उसका आंसर जो है वो प्रकृतिवाद, समाजवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद क्या है, तो इसमें ये हो जाता है आदर्शवाद। मतलब तब जो है आइडियलिज्म, मतलब आदर्शवाद थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता कि मतलब तब उस टाइम संस्कार ज़्यादा दिए जाते थे, और अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो, बड़ों से अच्छे से बात करो, मतलब एक आदर्शवादी जो पढ़ाई तब होती थी तब के टाइम में।
फिर 8वां क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप क्या था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो स्वरूप था वो क्या था, आध्यात्मिक था। तब के टाइम में भगवान राम नाम ये सारी चीज़ें थी, अल्लाह, ये सारी चीज़ें जो थी वो आध्यात्मिक मतलब भगवान पे आधारित थी। देखिए धार्मिक यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, अगर हम बात करें धार्मिक इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के वहाँ पे तब शिक्षा नहीं दी जाती थी। मतलब आध्यात्म जो कि ईश्वर से भी ऊपर होता है, ठीक है। आध्यात्म मतलब उस तब के टाइम में जब आप अध्यात्म में पहुँच जाते हो तब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आध्यात्मिक। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था वो आध्यात्मिक था। प्राचीन काल में गुरुकुल कहाँ होते थे, तो नगरों से दूर या ग्रामों में। नगरों में तो नगर में तो होते ही नहीं थे गुरुकुल, नगर में होएंगे नहीं। आज के टाइम जो गुरुकुल हैं उनका एक अलग रीजन है, ठीक है। लेकिन जो प्राचीन काल के जो गुरुकुल होते थे वो क्या हैं, गाँव से दूर होते थे। फिर वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा का आशय क्या है। तो वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त शिक्षा है मतलब एजुकेशन है, मतलब वैदिक पीरियड में वैदिक लिटरेचर में जो एक एजुकेशन वर्ड यूज किया गया है उसका जो आशय है विद्या, बोध तथा मतलब बोध तथा विनय, ज्ञान और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, ज्ञान, बोध तथा विनय और विद्या, ठीक है। तो उपरोक्त यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएंगे, मतलब शिक्षा का संबंध सभी से है। उसके बाद है कि उच्च शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। एक सेकेंड, अब आपका जो, हाँ, फिर क्या है कि वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वालों को अंतेवासी कहा जाता था, ठीक है। मतलब दूर दूर से लोग आते थे, वहाँ पे वो रहते थे, पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में तब जाते थे, तो इसीलिए वहाँ पे उनको अंतेवासी कहते थे। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध होते थे, कैसे होते थे, पिता पुत्र के समान, बिल्कुल यही संबंध होते थे। जैसे कि आपने वैदिक काल को अगर आपको समझना हो तो आप राम का जो है एक मतलब देख लेते हैं कि जब राम को भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए, राम और चारों भाइयों को, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, तो वहाँ का एक तरीके से आप उसको आधार बना सकते हैं, ठीक है। तो पिता एवं पुत्र के समान, मतलब जो वो पिता कहेगा, जो गुरुजन कहेंगे वही वो शिष्य करता है, ठीक है। उसके बाद है वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था, ठीक है। तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार जो है उच्च शिक्षा प्रारंभ के समय में होता था। जैसे कि जब उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी तभी उपनयन संस्कार होता था, मतलब शिक्षा समाप्त होने पर नहीं होता था, जन्म लेने पे नहीं होता है, ना ही उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते समय होता है। जब उच्च शिक्षा प्रारंभ के मतलब जब उच्च शिक्षा शुरू हो जाती है, प्रवेश लेना और शिक्षा का प्रारंभ होना एक अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जब आप पढ़ते हो किसी चीज़ को तो उसको प्रारंभ बोलते हैं, जब प्रवेश लेते हो मतलब पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हो तो एक प्रवेश लेना अलग है, और प्रारंभ के मतलब शिक्षा जब प्रारंभ होती है वो एक अलग है। तो शिक्षा के प्रारंभ के समय ही उपनयन संस्कार होता है। वैदिक काल में शिक्षालय कहलाते थे, क्या कहलाते थे, गुरुकुल कहलाते थे। वैदिक काल में जो शिक्षालय थे वो गुरुकुल कहलाते थे। फिर है किस काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था। उपनयन शिक्षा संस्कार वैदिक काल में होता है, जैसे कि हमने आप ऊपर पढ़ा है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ऐसे ही पेपर आएगा, ऊपर क्वेश्चन दिया होगा कि वैदिक काल में उपनयन शिक्षा संस्कार कब होता था, आरंभ में, अंतिम में, या इस तरीके से, और फिर उसी पेपर में क्वेश्चन होगा कि किस काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था। तो अगर आप बहुत ही एकदम माइंडफुल, बहुत ही अच्छे से सोच करके अगर आप कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चंस में से ही आप आंसर्स निकाल करके अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो है किस काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था, तो है वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल में होता था। कौन सी भाषा प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी। जो भाषा थी वो थी संस्कृत, ठीक है। प्राचीन काल में जो शिक्षा का माध्यम थी संस्कृत भाषा थी। पाली भी तब के टाइम में थी, प्राकृत थी, लेकिन उस टाइम पे संस्कृत भाषा जो है काफ़ी जोरों शोरों पर थी। तो उस टाइम पे कौन सी शिक्षा जो है उस माध्यम शिक्षा का माध्यम थी, संस्कृत भाषा जो है शिक्षा का माध्यम थी। फिर नेक्स्ट है कि वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार क्या थे। उपनिषद था, या फिर पुराण थे, या फिर स्मृतियाँ थीं, या फिर वेद थे। तो वेद थे क्योंकि तब वेदों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि 4 वेद रहते थे हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो वेदों को तब महत्व ज़्यादा दिया जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल में शिक्षा जो व्यवस्था थी वो क्या थी, मौखिक थी। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया, कुछ देर पहले, कि उस टाइम कोई बुक नहीं थी, कोई प्रिंटेड कोई मटेरियल नहीं था। तो वहाँ पे एक जो टीचर होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे। जब बच्चे वो बड़े हो जाते थे तो वो बच्चे दूसरों को शिक्षा देते थे वही टीचर बन करके, ठीक है। तब कोई पोस्ट नहीं होती थी, तब कोई ऐसा कुछ होता नहीं था, तब कोई पैसे नहीं मिलते थे उस चीज़ों के, ठीक है। तब शिक्षा भी फ्री ही होती थी। उसके बाद है कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। और फिर है वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार
नहीं माना जाता है। तो वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार कौन सा नहीं माना जाता? धर्म, अर्थ, काम या जीविकोपार्जन। तो वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार जीविकोपार्जन को नहीं माना जाता है, क्योंकि वैदिक युग में धर्म करते थे, काम करते थे, और एक अर्थ का महत्व एक अलग होता है। तो जीविकोपार्जन को जो है वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार नहीं माना जाता। धर्म को मानते थे, काम को मानते थे और अर्थ को मानते थे। ठीक है। फिर है वेदों के अनुसार किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कहलाती थी। मतलब किसी एक अंग, मतलब किसी एक विशेष उसकी शिक्षा प्रदान की जाती थी, किसी एक विशेष किसी चीज़ की, या जैसे कि मान के लो अस्त्र चलाना, ठीक है, या फिर किसी को हिप्नोटाइज करना, मतलब किसी को अपने कंट्रोल में करने की शिक्षा। ये सब शिक्षाएं वेदों मतलब वैदिक काल में दी जाती थी। तो इनको ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ की शिक्षा देने को क्या कहते थे? चारण कहते थे। ठीक है। किसी संस्था को चतुष्पथी कहा जाता था। तो किस संस्था को चतुष्पथी कहते थे? विश्वविद्यालय, या फिर विशिष्ट विद्यालय, या फिर मंदिर महाविद्यालय, या फिर ब्राह्मणी महाविद्यालय। तो ब्राह्मणी महाविद्यालय को हम क्या कहते थे? चतुष्पथी कहा जाता था। ठीक है। फिर वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार, मतलब आज के टाइम जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्लास 1 से लेकर के होती है, लेकिन तब के टाइम में प्राइमरी एजुकेशन वैदिक युग के टाइम में कैसे होती थी? ठीक है। तो विद्यारंभ संस्कार में, मतलब विद्यारंभ संस्कार से क्या होता था? प्राथमिक शिक्षा का आरंभ होता था वैदिक युग में। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उच्च शिक्षा कैसे दी जाती थी? ठीक है, मतलब उच्च शिक्षा किन लोगों को दी जाती थी? तो उच्च शिक्षा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं है, बट ये मान के चलो कि उच्च शिक्षा जो है वो आई थिंक उच्च शिक्षा तीनों को दी जाती थी। ठीक है, मतलब जैसे कि ब्राह्मण को हो गया, क्षत्रिय को हो गया और वैश्य को हो गया। मतलब ये नहीं लिख के आना अगर ऑप्शन आए कि सिर्फ ब्राह्मणों को या सिर्फ क्षत्रियों को दी जाती थी। ठीक है, तब के टाइम में उच्च शिक्षा सभी को दी जाती थी। फिर है नेक्स्ट है कि अपरा विद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे। अपरा विद्या एक होती है मतलब वैदिक काल के टाइम वेदों वाली विद्या। ठीक है, उसको हम अपरा विद्या कहते हैं। तो अब मैंने बता ही दिया कि वेदों वाली विद्या, तो अपरा विद्या के अंतर्गत शामिल नहीं थे, तो वो था वेद। ठीक है, अपरा विद्या के अंतर्गत वेद शामिल नहीं होता है। ओके, अपरा विद्या के अंतर्गत वेद शामिल नहीं होता है, उसमें इतिहास है, तर्कशास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है, मतलब ये सारी विद्याएं होती हैं। फिर है परा विद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं है। तो परा विद्या के अंतर्गत जैसे कि मतलब परा विद्या तो वो है वेद, दर्शन और पुराण, ये परा विद्या हैं और इसमें भौतिक शास्त्र शामिल नहीं है। ठीक है, भौतिक शास्त्र समझ रहे हैं, मतलब यही फिजिक्स, तो भौतिक शास्त्र शामिल नहीं है। उसके बाद है परा विद्या के अंतर्गत स्थान दिया गया था। तो परा विद्या के अंतर्गत जैसे कि जब वेद, पुराण, दर्शन पढ़ेंगे तो वो क्या होती है? आध्यात्मिक शिक्षा होती है। तो परा विद्या के अंतर्गत हम किसको कौन सी शिक्षा होती है? वो आध्यात्मिक शिक्षा होती है। तो परा विद्या के अंतर्गत आध्यात्मिक शिक्षा को स्थान दिया गया है। वैदिक युग में किसी एक वेद का अध्ययन करने पर वह छात्र कहलाते थे। किसी एक वेद का मतलब अध्ययन करने पर वह छात्र कहलाते थे, तो वह छात्र स्नातक कहलाते थे। किसी अगर एक वेद का अध्ययन वो कर लेते थे तो वह छात्र स्नातक कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद है कि वैदिक युग में किसी दो वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र क्या कहलाते थे? तो दो वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र स्नातक, रुद्र, वसु या आदित्य। तो दो वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे वसु। ठीक है, उसके बाद है कि चार वेदों का अध्ययन करने वाले जो छात्र थे वो क्या कहलाते थे? तो चार वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र जो हैं वो रुद्र कहलाते थे। ओके, वैदिक युग में किसी तीन वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र क्या कहलाते थे? सॉरी, वेदों का जो चार वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र थे वो आदित्य कहलाते थे, और तीन वेदों का अध्ययन करने वाले जो थे वो रुद्र कहलाते थे। ओके, उसके बाद में है कि एक टोल में शिक्षकों की संख्या होती थी। एक टोल में शिक्षकों की संख्या होती थी, तो वो थी एक टोल में एक शिक्षक की संख्या होती थी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जितने भी स्टूडेंट बैठे होंगे, एक टोल में शिक्षकों की संख्या एक होती थी। फिर धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो धर्म और दर्शन की जो उच्च शिक्षा थी वो घटिका के नाम से दी जाती थी। ठीक है, उसको हम घटिका कहते थे। फिर है व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, वो विद्यापीठ में दी जाती थी, व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा। ओके, धर्म, दर्शन, वेदों तथा व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, वो कहाँ पे दी जाती थी? मंदिर महाविद्यालय में। धर्म, दर्शन, वेद और व्याकरण की शिक्षा मंदिर महाविद्यालय में दी जाती थी। समाज कितने वर्णों में विभाजित था?
समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। उसके बाद में फिर आता है कि वैदिक काल में द्विज का क्या अर्थ होता था। तो वैदिक काल में द्विज का अर्थ होता था 2 जन्म लेने वाला। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था। तो समावर्तन संस्कार से जो है शिक्षा का समापन का संस्कार होता था। श्रवण, मनन, निदिध्यासन शिक्षण पद्धतियाँ जो थीं वो कैसी थीं, वो वैदिक कालीन शिक्षा मतलब पद्धतियाँ थीं। ये सब जो पद्धतियाँ हैं, श्रवण, मनन, ये सब वैदिक कालीन पद्धतियाँ हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों पर गई थी। तो वैदिक कालीन में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 3 जो है स्तरों पर गई थी। उसके बाद है बौद्ध कालीन शिक्षा के दौरान चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का मुख्य केंद्र था। मतलब चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का जो मुख्य केंद्र क्या था, वो तक्षशिला था। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उसके बाद है कि प्राकृत भाषा है। तो प्राकृत भाषा जो है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और उसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, प्राकृत भाषा। नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। नालंदा जो है किस काल की शिक्षा, आपने नाम सुना होगा। नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, तो वो क्या है, बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी। तो अभी आपने अभी वैदिक काल में भी जो शिक्षाएं थी वो सभी के लिए थी। तो बौद्ध काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो भी सभी जाति वर्गों के लिए उपलब्ध थी। बौद्ध कालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था। तो बौद्ध कालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था, वो था धार्मिक एवं लौकिक 2 भागों में विभाजित था। ठीक है। मतलब बौद्ध कालीन जो शिक्षा थी तब के टाइम में, तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि मतलब तो तब का जो पाठ्यक्रम था, जो शिक्षा थी, वो किस पे आधारित थी, तो आध्यात्मिक लगा सकते हो, धार्मिक लगा सकते हो, लौकिक लगा सकते हो। ठीक है। तब सामाजिक आर्थिक इतना कोई ध्यान नहीं देता था कि हमको इससे पैसे कमाने हैं या हमको इससे अपनी रोजी रोटी चलानी है या हमको उससे मतलब मानवीय क्रिया का मतलब, तब ये था कि हमको बस धार्मिक मतलब लोगों तक अध्यात्म पहुंचाना है, लोगों को शिक्षा देनी है, लोगों की आंखें खोलनी है कि भाई भगवान से लगे रहो और मोक्ष पाओ। ये सारी चीज़ें जो शिक्षाएं थी ये बौद्धकालीन शिक्षा या वैदिक कालीन में पीरियड में दी जाती थी। ठीक है। संघ में प्रवेश के बाद छात्र क्या कहलाते थे। तो इसमें ऑप्शन है कि श्रमण, सामनेर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी सही है, दोनों। मतलब संघ में जो प्रवेश करने के बाद जो छात्र थे वो श्रमण भी कहलाते थे और सामनेर भी कहलाते थे। बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप थी। मतलब यह कथन किसका है कि बौद्ध शिक्षा जो थी वो प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का केवल केंद्र थी। तो ये जो कथन है ये है आर के मुखर्जी का। इन्होंने ये कहा है कि जो भाई बौद्ध शिक्षा थी वो सिर्फ हिंदू और ब्राह्मण पे ही डिपेंड थी। मतलब उन्हीं उन्हीं पर उनके ही बेस पे थी। मतलब उन्हीं वही सबसे ज़्यादा जो है इसमें आते थे। तो आर के मुखर्जी ने ये स्टेटमेंट कहा है। फिर है वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ज्ञानार्जन करना, सिर्फ ज्ञान अर्जन करना। ठीक है। ना कि जीविकोपार्जन करना, ना कि पैसे कमाना, ना ही शारीरिक विकास करना, ना नैतिकता चरित्रता विकसित करना। ठीक। तो ये था मतलब हमारे वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद है कि बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो सिंपल सी बात है, बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है। मतलब इसी को अब आप निर्वाण को, मोक्ष को किसी भाषा में कहते हो, निर्वाण कह सकते हो, या मतलब और भी इसको मतलब जैन की भाषा में बोलते हैं। तो जो मेन उद्देश्य था वो था निर्वाण की प्राप्ति, मतलब मोक्ष प्राप्ति। ठीक। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना डिस्कस करेंगे ना, चांसेस उतना ही है कि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द कवर होगा। ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को करते जाइए, जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं और हम लोग 50 क्वेश्चंस और करेंगे। ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं कि बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की क्या एज थी। मतलब बौद्ध काल में जो शिक्षा थी उसका मतलब प्रारंभ करने की एज क्या थी, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो उसकी जो शिक्षा थी वो थी 6 वर्ष। ठीक है। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार से, मतलब शिक्षा प्रारंभ किस संस्कार से होती थी। तो अभी हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ा था, तो कुछ क्वेश्चन उसमें रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आपका रिवीजन भी उसी बहाने हो जाएगा।
तो कह सकते हैं कि बौद्ध, लेकिन वो था वैदिक काल में और ये आ गया है बौद्ध काल में। हम लोगों का जो चैप्टर है वो वैदिक काल है, उसके बाद बौद्ध काल है। ठीक है, तो हम लोग पहले वैदिक काल को हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोग वैदिक काल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बौद्ध काल में की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बौद्ध काल में जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रारंभ का जो था वो किस संस्कार से होता था, तो वो था पबज्जा से। मतलब जो पबज्जा संस्कार था उसमें बौद्ध काल की शिक्षा प्रारंभ उसके माध्यम से होती थी। ठीक है, फिर बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था नालंदा था, अमरावती था, उज्जैन था या जौनपुर था? तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो नालंदा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मठ व्यवस्था किस शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व थी? तो जो मठ, वो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। मठ व्यवस्था समझते हैं, मतलब कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे रहना। ठीक है, वही मठ व्यवस्था, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह बनाए जाए और वहाँ पे बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु हों वहाँ पे आते थे, उसी को मठ व्यवस्था कहते थे। तो इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व क्या था? मतलब वैदिक शिक्षा थी या इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी या फिर जैन शिक्षा या फिर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी? तो इसका जो आंसर है वो है बौद्ध शिक्षा, क्योंकि जब बौद्ध शिक्षा चल रही तो मठों में बौद्ध शिक्षा ही दी जाएगी। उसके बाद है कि बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो बौद्ध काल में कौन से केंद्र थे? बौद्ध मठ थे कि उन्हें बौद्ध विहार कहते थे, या बौद्ध संघाराम कहते थे, या फिर देव मंदिर उनको कहते थे। ठीक है, मतलब प्राथमिक शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे बौद्ध काल में वो क्या थे? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बौद्ध मठ। ठीक है, मतलब बौद्ध मठ जो थे वो बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद है कि बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? बौद्ध शिक्षा का मतलब मेन उद्देश्य क्या था, ये कह सकते हो एक तरीके से कि चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास, निर्वाण प्राप्ति या फिर जीविकोपार्जन। तो इसका जो उद्देश्य था वो था निर्वाण प्राप्ति। हम लोगों ने क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर किया है, 50 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, उसमें से फिर है कि बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? महोपाध्याय मतलब जो थे वो किसे पढ़ाते थे? ठीक है, ऑप्शन है सामनेर, गृहस्थ, शिक्षक या धम्म। तो मतलब जो महोपाध्याय थे वो किसको पढ़ाते थे? शिक्षक को पढ़ाते थे या धम्म को पढ़ाते थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है धम्म। ठीक है, धम्म को पढ़ाते थे। किस लेखक के यात्रा विवरण से बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है? कौन से ऐसे मतलब विदेशी यात्री थे उनके लेख के माध्यम से बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है? तो वो थे हुएन सॉन्ग। ठीक है, हुएन सॉन्ग जो हैं वो चीनी यात्री थे, इनके माध्यम से जो है बौद्ध शिक्षा का जो है यात्रा मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो है वैदिक काल, बौद्ध काल, ब्रिटिश काल या फिर मुस्लिम काल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध काल में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद बालक प्रणय कहलाता था? मतलब किस संस्कार के बाद बालक जो है प्रणय कहलाता था? तो इसका जो आंसर है वो है उपसंपदा। मतलब उपसंपदा के बाद में जो बालक था वो प्रणय कहलाता था। उसके बाद है वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस नगर के निकट स्थित है? तो वर्तमान में जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कौन से नगर में है ये कहना है। तो पटना में जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, मतलब पटना नगर के समीप स्थित है। उसके बाद पवज्जा संस्कार का संबंध किस शिक्षा से? अभी हम लोगों ने इसी में क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो था बौद्ध शिक्षा से। ठीक है, फिर है भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। तो आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय क्या था। तो भारत का जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा में हजारों किताबें थी, मतलब हजारों पुस्तकें थी, लाइब्रेरी थी, वहाँ सारी पुस्तकें जला दी गई थी जब वहाँ पे आक्रमण हुआ था। कई मतलब राजाओं ने, कई लोगों ने वहाँ पे आक्रमण किया और उसको जला दिया था। बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था? मतलब ऐसा कौन सा संस्कार होता था कि उसके बाद में ही बौद्ध जो मठ होते थे उसमें प्रवेश मिलता था? तो वो था पबज्जा। ठीक है, मतलब पबज्जा जो संस्कार था इसके बाद में मठ में प्रवेश मिलता था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली थी, प्राकृत थी या फिर संस्कृत या फिर मगधी थी? तो
बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम थी वो थी पाली भाषा में। आपने सुना होगा कि जो बौद्ध थे जो थे उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था, क्योंकि तब जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बन गई थी, ये कह सकते हो। फिर है कि प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र कहलाता था। तो ऐसा प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र क्या कहलाता था? श्रवण कहलाता था, सामनेर कहलाता था, सिद्ध विहारक या फिर उपर्युक्त सभी, मतलब सभी कहलाता था। ठीक है, मतलब श्रवण भी कहलाता था और सिद्ध विहारक भी या सामनेर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो ऑप्शन सही है वो उपयुक्त सभी, मतलब उसको सामनेर भी कहते सकते थे, सिद्ध विहारक भी कह सकते थे और श्रवण भी कहते थे उसको। फिर नेक्स्ट है कि सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी में कितने अध्याय थे? तो 10 थे, 12 थे, 14 थे या फिर 8 थे, आपके ऑप्शंस हैं। उसके बाद इसका जो राइट आंसर वो है 12 अध्याय थे, मतलब सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी में 12 अध्याय थे। क्वेश्चंस को ध्यान से आपको समझना है, आपको अपने दिमाग में एक अच्छा प्रिंट छाप लेना है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ पढ़िए, चाहे आप बोर होएं या कुछ भी होएं, आपको पढ़ना है और आपको मान के चलिए 65 प्लस मार्क्स लेके आने ही है, ठीक है। मतलब 75 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें आपको 60 प्लस आपके मार्क्स आने ही चाहिए। इससे कम अगर आ गए तो मेरा पढ़ाना बेकार है, मेरी इतनी मेहनत बेकार है। ओके, फिर है कि पबज्जा का अर्थ क्या है? जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो है बाहर जाना, भीतर जाना, चले जाना या फिर अंदर जाना। तो इसका जो राइट आंसर वो है बाहर जाना, मतलब पबज्जा हो जाता था तो जो बालक था वो बाहर जाने मतलब कि काबिल हो जाता था, उसको माना था कि हाँ ये बाहर जा सकता है, मठ में बैठ सकता है, वहाँ पे जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ओके, उसके बाद है कि उस समय प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा के 19 विषयों का उल्लेख काल के किस ग्रंथ में मिलता है? 19 विषयों का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध चरित्र में, मिलिंद पन्हों में, ललित विस्तार में या विनय पिटक में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मतलब मिलिंद पन्हों में। मिलिंद पन्हों में 19 विषयों का उल्लेख मिलता है। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि भिक्षु शिक्षा की अवधि क्या थी? मतलब भिक्षु शिक्षा जो अवधि थी वो क्या थी? 8 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 वर्ष, मतलब भिक्षु शिक्षा की जो अवधि थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में जब आप बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हो तो आप उसमें भिक्षामदेही मतलब भिक्षा मांगते हो, ठीक है। उसके बाद है कि पबज्जा संस्कार का वर्णन है। पबज्जा संस्कार का जो वर्णन है, देखिए बौद्ध धर्म के 2 पिटक थे, जैसे कि विनय पिटक और सुत्त पिटक, ठीक। तो इसमें संस्कार को किस में संस्कार का वर्णन माना गया है? तो जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक में पबज्जा संस्कार का वर्णन माना गया है। उसके बाद है बौद्ध काल में जनसाधारण की भाषा थी। बौद्ध काल में जनसाधारण की भाषा अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, पाली भाषा थी। फिर बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने वाले कहलाते थे, मतलब जो बौद्ध भिक्षु शिक्षा देते थे उनको हम क्या कहते थे? तो बौद्ध भिक्षु शिक्षा देते थे उनको हम उपाध्याय कहते थे, ठीक है। बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने वाले क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वह है कि बुद्ध धर्म एवं संघ, बुद्ध धम्म एवं संघ मिलकर कहलाते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम कहते थे त्रिरत्न। ओके, फिर है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वैशाली में नहीं हुआ था, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में लिखी गई या पाली भाषा में या संस्कृत भाषा में या अवधी भाषा में? तो बौद्ध साहित्य लिखी गई है पाली भाषा में। ओके, फिर है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का जो संबंध है वो किस धर्म से है? हिंदू, जैन, पारसी या फिर बौद्ध धर्म से? तो हिंदू धर्म का जो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म इसमें दिए गए हैं। ओके, किसमें? बौद्ध धर्म में। फिर है विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का जो संस्थापक था वो देवपाल था, धर्मपाल था, महिपाल था या फिर नरपति था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मपाल। धर्मपाल जो था वो विक्रमशिला विहार का संस्थापक था। इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म था। मतलब ये जो कहता है कि भाई जो इच्छा आप करते हो वो सभी कष्टों का कारण है, किस धर्म ने ये बात कही है? तो इसका जो डी है राइट आंसर है बौद्ध धर्म ने कहा है कि भाई जो आपकी इच्छा है वही आपके कष्टों का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी।
तो बुद्ध धर्म के जो महापरिनिर्वाण की जो तिथि थी वो लगभग क्या थी, 400, 370, 483 या फिर 500 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है 483 ईसा पूर्व। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन हर जगह आता है, चाहे सिलेबस में हो या ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया। ऑप्शंस हैं देवपाल, कुमारगुप्त प्रथम, महिपाल या फिर कुमारगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय टूटा है, बना है, फिर टूटा है, फिर बना है, ऐसा चलता गया, फिर लास्ट में मतलब वो एकदम तहस नहस ही हो गया। मतलब ये नहीं है कि किसी एक ही ने पूरा उसको बनवाया हो। ओके, तो ये है कि हाँ, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। उसमें काफ़ी जो है मतलब उसको उसी के बाद से उसकी वैल्यू होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद है कि मध्यकालीन शिक्षा का जो आरंभ है वो किस संस्कार से शुरू होता है। तो मध्यकालीन शिक्षा का जो आरंभ है वो बिस्मिल्लाह संस्कार से, क्योंकि मध्यकाल में आप गेस कीजिए कि जो वो थे, क्या बोलते हैं, मतलब जो रिलीजन था वो मुग़ल शासन था। तो बिस्मिल्लाह जो है वो मुस्लिमों में जो है संस्कार होता है। ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा जो आरंभ होती है। उसके बाद बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। अब देखिए बिस्मिल्लाह जो संस्कार है, इसमें देखिए आपका जो चैप्टर मतलब पेपर फर्स्ट का जो चैप्टर सेकंड है, मुस्लिमों की जो शिक्षा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं घबराना है कि हमारा जो आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। बस ये है बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए। ओके, फिर है बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार कितने दिन पे होता था, और ये स्पेशली मुस्लिमों में होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे। ये याद रहेगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब इजी है। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। मदरसों में शिक्षा का माध्यम थी। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम सिंपल सी बात है, संस्कृत हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि मुस्लिमों का है तो वो या तो अरबी में होगा, या तो उर्दू में होगा, या फिर फ़ारसी में होगा। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है अरबी भाषा में। मतलब अरबी से ही उर्दू निकली है। आई थिंक फ़ारसी से उर्दू निकली है। ठीक है, फ़ारसी से अरबी और उर्दू दोनों निकली है। ठीक है, उसके बाद में मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। इस्लाम धर्म का प्रचार, ज्ञान की प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 35 का जो यहाँ पे राइट आंसर है वो ये है कि भाई उपर्युक्त सभी, मतलब इस्लाम का प्रचार भी करना चाहते थे, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी करना चाहते थे, ज्ञान की प्राप्ति भी करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी। मतलब मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वो किस धर्म से प्रभावित थी। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, इस्लाम धर्म से। ठीक है, सिंपल सी बात है क्योंकि तब मुग़ल शासन था तो इसलिए मुस्लिम्स मतलब ज़्यादा थे, मतलब मुस्लिम्स ज़्यादा आ गए थे। और मुस्लिम्स जब ज़्यादा यहाँ पे कोई भी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे उस धर्म का जो प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, उसके बाद है मदरसा का संबंध किस शिक्षा से था। मदरसा का संबंध मतलब देखिए, मदरसा का संबंध जैसे कि हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं वैसे ही मदरसा होता है। मदरसा बेसिक जो पढ़ाई होती है वो कंप्लीट कराता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि मदरसा बेसिक पढ़ाई भी कंप्लीट कराता है और वो उच्च शिक्षा का भी माध्यम बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि वो उच्च शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम जो मदरसा होते हैं वो बेसिक टाइम के मतलब बेसिक जैसे कि कुरान पढ़ाना, ठीक है, कुरान की जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनको समझाना, उनको रटवाना। ठीक है, तो मदरसा आज के टाइम में तो ये करता है। हालांकि इसमें उच्च शिक्षा दिया हुआ है बट हम तो प्राइमरी शिक्षा मानते हैं, लेकिन अब उच्च शिक्षा दिया तो आपको उच्च शिक्षा ही एग्जाम में भी लगाना है। ठीक है, उसके बाद तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को उपाधि दी जाती थी। तर्क मतलब जैसे कि जब किसी चीज़ पे तर्क वितर्क करना, मतलब एक फैक्ट के साथ में आप किसी जब बात करते हो उसको तर्क कहते हैं। तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को उपाधि दी जाती थी, आमिल, काबिल, फाजिल एवं स्नातक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाजिल। जो फाजिल था वो तर्क एवं दर्शन शास्त्र के प्रबुद्ध छात्रों को उपाधि दी जाती थी। जो इसमें जो उसको पढ़ते थे उनको फाजिल कहा जाता था। ठीक है, उनको उपाधि फाजिल के नाम से दी जाती थी, उनको फाजिल ही कहते थे। फिर है मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध एवं संरक्षण का दायित्व किस पर था। मतलब शिक्षा का प्रबंध एवं संरक्षण किसके दायित्व पर था, राज्य पर था, समुदाय पर था, या मंत्रिपरिषद पर था, या स्थानीय लोगों पर था।
तो इसका जो राइट आंसर है वो था राज्य पे। मध्यकालीन में जो शिक्षा का प्रबंध था वो राज्य पे डिपेंड था। उसके बाद है कि मकतब का संबंध किस शिक्षा से था। तो मकतब का जो संबंध है वो, आई थिंक हमने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस हमको है। फिर है बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है, ठीक है। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध मुस्लिम काल से है, ठीक है। उसके बाद है मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मध्यकाल में जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र खानकाह थे, मदरसा थे, दरगाह थे या मकतब थे। तो मदरसा तो आपने देखा है, मैंने अभी आपको जस्ट पहले क्वेश्चंस में देखा, मदरसा तो उच्च शिक्षा के थे, ठीक है। तो मुगल काल की बात चल रही, क्योंकि मुस्लिम्स के जो शिक्षा एजुकेशन थे वो उसको हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मकतब। मकतब में बेसिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती है। दरगाह जो होती है वो वंदना करने के लिए होती है, ठीक है, मतलब अल्लाह से बात करने के लिए होती है। और खानकाह जो होते हैं, ये इसके बारे में आई थिंक ये जो होते हैं, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वहाँ पे उनको बैठने की जगह को खानकाह कहते हैं, ठीक। अगर किसी को ज़्यादा अच्छा से पता हो तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है, ओके। मध्यकालीन शिक्षा का जो माध्यम है वो किस भाषा में, मतलब किस भाषा में मध्यकालीन शिक्षा पढ़ाई जाती थी? तो वो थी अरबी भाषा में, ठीक है। लेकिन सॉरी, अरबी नहीं, फारसी भाषा में। फारसी भाषा में जो है मध्यकालीन शिक्षा पढ़ाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद में मध्यकाल में उच्च मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों को क्या कहते थे? उच्च मुस्लिम शिक्षा के जो केंद्र थे उनको हम मदरसा कहते थे। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा हुआ है। एक क्वेश्चन को 3 तरीके से घुमा के इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है मध्यकाल में किस बादशाह के काल में शिक्षा की प्रगति सर्वाधिक हुई है? मतलब कौन से ऐसे बादशाह थे जिन्होंने शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया है? तो अकबर जो थे उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। मुग़ल काल में कह सकते हो कि पूरे मुग़ल काल में अकबर ने शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया है। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरूपण किया गया था और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई थी। मतलब मुस्लिम शिक्षा जो थी एक विदेशी प्रणाली थी और जिसका भारत में प्रतिरूपण, मतलब जिसको बोया गया था, जिसको रोप किया गया था, और वो ब्राह्मण शिक्षा से मतलब हल्का सा टच था उसका, ठीक है। उसी ने संबंध उससे रखते हुए अपनी नवीन भूमि विकसित की थी, मतलब एक नई जगह अपनी बनाई थी। ये कथन किसका है? डॉक्टर केई का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, डॉक्टर यूसुफ हुसैन का या डॉक्टर अल्तेकर का? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। डिपेंड करता है कि कौन टीचर क्वेश्चंस सेट कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको भी ध्यान से रखना है। अगर कोई मतलब कह सकते हो सन की टाइप में, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टीचर बैठ गया जो मतलब हिंदू मुस्लिम टाइप में है, तो आई थिंक हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन डिपेंड करता है, तो इसीलिए ध्यान देना है। उसके बाद में तो डॉक्टर केई जो हैं उन्होंने क्या कहा था कि भाई मुस्लिम शिक्षा जो है एक विदेशी प्रणाली है और इसने एक मतलब अपनी एक भूमि विकसित की है, ठीक है। उसके बाद जो है मध्यकाल में अरबी व फारसी साहित्य में निष्णात छात्र को क्या कहते थे? मतलब जो इसमें अरबी और फारसी साहित्य है उसको पढ़ने वाले छात्र को क्या कहते थे? उसमें ज्ञान लेने वाले छात्र को क्या कहते थे? उसको कहते थे काबिल, ठीक है। अरबी और फारसी साहित्य में निष्णात मतलब उसमें निपुण छात्र को कहते थे काबिल। उसके बाद निम्नलिखित में से मध्यकाल में कौन सा शिक्षा केंद्र नहीं था? मतलब मध्यकाल में कौन सा ऐसा जगह है, मालवा, आगरा, जौनपुर, तक्षशिला, जो शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला जो है वो शिक्षा का केंद्र नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो मुग़ल शासक थे, बहुत सारे बाहरी भी शासक थे, उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ करी। वहाँ पे जो विद्यालय थे उनको वहाँ पे मतलब तोड़ दिया, ठीक है। तो वहाँ पे अब शिक्षा का केंद्र नहीं रह गया था। मालवा, आगरा और जौनपुर यहाँ पे शिक्षा के केंद्र थे। फिर इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इजी क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा, बट आप समझ लीजिए, जान लीजिए। इस्लाम धर्म की स्थापना हज़रत मोहम्मद साहब ने की, महमूद गजनवी ने की, मोहम्मद गौरी ने की या फिर नानक ने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है हज़रत मोहम्मद साहब ने की, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन शिक्षा के समय महिला इतिहासकार थी। मध्यकालीन जो शिक्षा थी उसके समय एक महिला इतिहासकार थी, वो कौन थी? तो रजिया बेगम थी, ऑप्शन है रजिया बेगम, नूरजहाँ, गुलबदन बेगम या अब्बासी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुलबदन बेगम, जो थी ये महिला इतिहासकार थी। उसके बाद है कि मुग़ल काल मध्यकाल का
कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब रजत युग कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं या फिर ताम्र युग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण युग। मुगल काल को मध्यकाल का हम स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 100 क्वेश्चंस में से मान के चलिए कि हम लोगों ने 2 चैप्टर्स सॉल्व कर लिए हैं, तो एक चैप्टर का 50, दूसरे चैप्टर का 50, तो 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। हम लोग जल्दी से ही सिलेबस कवर करेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। और बस बीइंग टीचर से आप जुड़े रहें, और बीइंग टीचर से आप लोगों को जितना भी हेल्प हो पाएगा वो मैं आप लोगों की करूँगा। और अंकिता मैम भी आप लोगों के लिए लगी हुई हैं, वो भी मतलब पीपीटी वगैरह बना रही हैं और कर रही हैं। तो जितना हम लोगों से हो पाएगा हम करेंगे। आप लोग जैसे भी पढ़ो, वीडियोज़ पूरे देखो, क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटना चाहिए, बस आपसे ये विनती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।